किसान भाइयों, आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हो कि सोइंग के समय पे हम थोड़ी सी मात्रा नाइट्रोजन की डालते हैं, पूरी मात्रा पोटास की डालते हैं और पूरी मात्रा फास्फोरस की डालते हैं। नाइट्रोजन खाद को देने के लिए हम या तो डीएपी का उपयोग करते हैं या एनपीके का प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए बुआई के समय पे डीएपी या फास्फोरस वाली खाद अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो हम किस तरह से कौन कौन सी खादों का प्रयोग करें कि जिससे हमारी बुआई हो जाए और फसलों के ऊपर कोई निगेटिव रिजल्ट न आए। देखिए, फास्फोरस और पोटास इसकी पूरी मात्रा बुआई के समय जड़ क्षेत्र में डालना जरूरी होता है। नाइट्रोजन तो हम बाद में भी डाल सकते हैं। देखिए, फास्फोरस हम जहाँ पे डालते हैं ये वहीं पे पड़ा रहता है। पोटेशियम थोड़ा सा चलायमान है, इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है कि अगर हम फास्फोरस और पोटेशियम को ऊपर से डालते हैं तो उनका पूरा लाभ पौधे ले नहीं पाते हैं। देखिए, अगर हम सोइंग करने के टाइम अगर हमें डीएपी नहीं मिल रहा है, एनपीके नहीं मिल रहा है, फास्फोरस की दूसरी खाद एसएसपी नहीं मिल रही है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से कौन से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारी फसलों को इसकी कमी को दूर कर सके, हमारी फसलें इस कमी को दूर कर सकें। अगर बुआई के समय ये डीएपी, एसएसपी, एनपीके नहीं मिलता है तो हमारी फसल बहुत पीछे चली जाती है, उत्पादन में काफ़ी असर आता है, गिर जाता है। और अगर ये खाद हमें बाद में मिलता है, सोइंग के टाइम न मिलकर सोइंग के बाद मिलता है, तो हमें इसको किस तरह से उपयोग में लाना चाहिए, किस तरह से इसका उपयोग करना चाहिए। आज का ये वीडियो उसी चीज़ पे आधारित है। इसके लिए सबसे पहले हमें फास्फोरस तत्व की गतिशीलता को समझना होगा, ये किस तरह से काम करता है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। कोई भी तत्व खाद के रूप में अगर हम मिट्टी में डालते हैं, मिट्टी में देते हैं, तो ये तत्व मिट्टी में जाके रिएक्शन करते हैं, कई तरह के आयन को प्रोड्यूस करता है, आयन बनते हैं। और ये फास्फोरस है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। मिट्टी में जाने के बाद कई सारे केमिकल्स के साथ रिएक्शन करता है, आयरन के साथ करता है, जिंक के साथ करता है, पोटेशियम के साथ करता है, सारे तत्वों के साथ बहुत ही जल्दी रिएक्शन करता है। और इसी रिएक्शन के कारण यह जमीन के अंदर इनसॉल्युबल पदार्थ बना देता है, वाटर में सॉल्व नहीं होते, जो बहुत धीरे धीरे घुलता है, पानी के साथ बहुत धीरे धीरे घुलता है और फसल उनका पूरी तरह से उपयोग में नहीं ले पाते। और जहाँ पे फास्फोरस पड़ा रहता है वहीं पे अपनी जगह पे पड़ा रहता है, ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह स्थिर पड़ा रहता है। अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन ज़मीन में मिक्स होके बहुत ही चलायमान है, बहुत ही मूवमेंट करता है, बहुत जल्दी मिल जाता है। हम ये समझते हैं कि अगर हम डीएपी को ज़मीन के ऊपर से डालते हैं, बिजाई के बाद डालते हैं, तो वो कैसे काम करता है। देखिए, आपने गेहूं की बिजाई या किसी भी क्रॉप की बिजाई कर दिया है और जर्मिनेशन होकर ऊपर आ रहा है, जड़ें नीचे की जा रही हैं। अगर आपका डीएपी ऊपर डला हुआ, फास्फोरस जमीन के ऊपरी सतह पे डला हुआ है, तो पानी के साथ वो बहुत कम लीज करके बहुत कम मात्रा में नीचे आता है। और फास्फोरस रूट तो नीचे की तरफ डेवलप होती हैं, नीचे की तरफ जाती हैं, और फास्फोरस ऊपर पड़ा हुआ है तो बहुत कम मात्रा रूट तक, जड़ों तक आता है। और डीएपी का जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जैसा कि मैं बताया कि ये बहुत जल्दी चलायमान है, ये मॉइस्चर के साथ नीचे को आ जाता है तो जड़ें इसको आराम से ले लेती हैं। इस तरह से फास्फोरस तो ऊपर अटका रहता है, नाइट्रोजन नीचे तक आ जाता है, तो इस तरह पे हमारी फसल पे खराब असर आता है। और फसलों में नाइट्रोजन तो जड़ों के थ्रू मिलता रहता है, फास्फोरस नहीं मिल पाता है, तो फसलें कमज़ोर होती हैं और हमारी पैदावार पे इसका असर पड़ता है। अब प्रश्न उठता है कि इस फास्फोरस की उपलब्धता को हम किस तरह बढ़ाएं। ऐसे में अगर बिजाई के टाइम पे आपको फास्फोरस वाले खाद का उपलब्धता नहीं है तो इस पे
हमें पीएसबी जैव फर्टिलाइज़र होते हैं, जैविक फर्टिलाइज़र होते हैं, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। ये क्या करते हैं कि जो इनएक्टिव फास्फोरस पड़ा रहता है, ये बैक्टीरिया जो है इनएक्टिव फास्फोरस को आयनों में तोड़ देते हैं, और आयनों में तोड़ने के बाद वो जड़ें उस फास्फोरस को ले लेती हैं और जड़ों तक वो फास्फोरस पहुंच के पौधे की ग्रोथ में वो सहायक होता है। तो ये पीएसबी जैव उर्वरक, पीएसबी जैव उर्वरक को इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसको किस तरह से हम यूज़ करते हैं। देखो, इनसे क्या होता है कि हम जो सीड बोते हैं, बिजाई के लिए जो सीड उपयोग करते हैं उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट करने के लिए क्या करते हैं कि 20 ग्राम पीएसबी जैव उर्वरक लेते हैं, जैविक उर्वरक लेते हैं, और 1 किलोग्राम सीड के साथ उसको मिक्स करते हैं। 20 ग्राम पीएसबी जैविक उर्वरक को 1 किलोग्राम सीड के साथ ट्रीट करते हैं, या 10 किलो बीज के साथ 200 ग्राम पीएसबी को लेके इसको ट्रीटमेंट करते हैं। इसकी कोट जब सीड पे लगती है, कोट लग के उसके बाद हम उसकी सोइंग करते हैं, बिजाई करते हैं। देखिए, ये पीएसबी बैक्टीरिया, पीएसबी जो फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया है, ये काम कैसे करता है। जब हम इसको सीड पीएसबी से सीड को ट्रीटमेंट कर देते हैं और उस ट्रीटेड सीड को ज़मीन में बोते हैं, तो बोने के बाद जो सीड के ऊपर पीएसबी का लेप लगा होता है, उस बैक्टीरिया का लेप लगा होता है, तो ज़मीन में मिक्स होने के बाद वो बैक्टीरिया धीरे धीरे फैलते हैं, और जो सीड के चारों तरफ जो फास्फोरस के पार्ट्स पड़े होते हैं, जो इनसॉल्युबल फास्फोरस होते हैं, वो पीएसबी बैक्टीरिया उसको क्रैक करते हैं। क्रैक करने के बाद वो फास्फोरस जो इनएक्टिव पड़ा है, वो क्रैक होने के बाद बिखर जाता है। बिखर जाता है तो फिर जड़ों तक जाता है, और जड़ों के थ्रू ये फिर पौधे के जड़ों तक जाता है। पौधे की जड़ों से ये पौधों में फास्फोरस का फ्लो चालू हो जाता है। तो इस तरह से ये पीएसबी बैक्टीरिया जो होते हैं, ये इनएक्टिव फास्फोरस को, इनएक्टिव फर्टिलाइजर जो अंदर पड़ा होता है, उसको तोड़ के पौधों तक पहुंचाते हैं। तो इस तरह से अगर आप इस फॉस्फेटिक उर्वरक का उपयोग नहीं करे हैं सोइंग के टाइम पे, तो हमें ये पीएसबी बैक्टीरिया वाला ट्रीटमेंट से जो हम सीड की सोइंग करते हैं, तो ये बैक्टीरिया ज़मीन के अंदर पड़े हुए इनएक्टिव फास्फेट को, इनएक्टिव फास्फोरस फर्टिलाइजर को एक्टिव करते, उसको क्रैक करके उनको सॉल्युबल फास्फोरस बनाते हैं, जो जड़ों के साथ मिलके पौधे को देते हैं, और पौधों में इनका फ्लो चालू हो जाता है। इनकी कमी को इस तरह से हम दूर कर देते हैं। इस तरह से ये पीएसबी बैक्टीरिया जैविक फर्टिलाइजर का उपयोग करके हम जमीन के अंदर पड़े हुए पहले से जो इनएक्टिव फर्टिलाइजर्स हैं, उनको एक्टिव बना के पौधों तक पहुंचाते हैं। एक दूसरा तरीका होता है माइकोराइजा। ये माइकोराइजा भी एक जैविक उर्वरक है। ये क्या काम करता है, जैसे जड़ों को ये बढ़ाने में मदद करता है। जैसे हमने पीएसबी से, जो पीएसबी बैक्टीरिया जो है सॉल्युबल बनाता है, फास्फोरस को सॉल्युबल बनाता है, जिससे जड़ें उसको लेना शुरू कर देती हैं। ये जो है माइकोराइजा जो है, जड़ों को लंबा बनाता है, लंबाई ज़्यादा लंबी बनाता है। जब जड़ें लंबी है, वो ज़्यादा दूर तक जाएंगी, तो जाहिर सी बात है अंदर जो फास्फेटिक उर्वरक है जिसको पीएसबी ने क्रैक करा है, उनका ज़्यादा इंटेक करेगा। जड़ें लंबी होंगी तो ये माइकोराइजा जो है लंबी होने में मदद तो कर ही रहा है, साथ साथ जो फास्फेटिक उर्वरक है उसका इंटेक भी बढ़ा रहा है, क्योंकि पीएसबी से फास्फेटिक उर्वरक जो इनएक्टिव पड़े थे वो तो टूट गए, उसके थ्रू जड़ें एब्जॉर्ब करने लग जाती हैं, और ये माइकोराइजा उसको मदद करता है, फास्फोरस के इंटेक को बढ़ाता है। तो इस तरह से ये जो है डीएपी या जो फास्फेटिक उर्वरक नहीं देने, हमने खेतों में नहीं दिया है, तो इस तरह से माइकोराइजा भी हमारे खेतों में जो पड़े हुए फास्फेटिक फर्टिलाइजर है उनको क्रैक करके पौधों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। इस माइकोराइजा का इस्तेमाल यूज़ कैसे करते हैं। देखिए, माइकोराइजा का इस्तेमाल हम दो तरह से कर सकते हैं। पहली चीज़, जैसे हम पीएसबी से ट्रीट कर रहे हैं सीड को, उसी तरह इस माइकोराइजा को भी पीएसबी के साथ मिक्स करके सीड का ट्रीटमेंट करें,
सीड का ट्रीटमेंट करने से क्या होता है, पीएसबी बैक्टीरिया तो अपना काम करेगा ही, साथ साथ रूट के इलांगेशन में माइकोराइजा जैव उर्वरक जो होता है ये भी रूट के इलांगेशन में काम करेगा। तो फास्फोरस का इंटेक ये दोनों बढ़ा देते हैं। और एक दूसरा तरीका है माइकोराइजा का, इसमें क्या करते हैं 3 से 4 किलो माइकोराइजा ले लेते हैं, 3 से 4 किलो लेके करीब 100-150 केजी सड़ी हुई गोबर की खाद में 3-4 किलो माइकोराइजा जैव उर्वरक लेके उसको मिक्स कर लेते हैं। अब फिर बिजाई से पहले उसमें हम डाल देते हैं, खेत में डाल देते हैं। तो ये जब हम मिक्स करके खेत में डाल देते हैं तो ये माइकोराइजा अपना काम फिर से, जब सीड उसमें हम सोइंग करते हैं, पीएसबी बैक्टीरिया पड़ाई है दाने के साथ, गेहूं के साथ, तो ये उसके साथ मिलके इस फास्फोरस के इंटेक को बढ़ा देता है। तो इससे ये फास्फोरस की कमी को इस तरह से दूर कर देता है, क्योंकि हमने फास्फोरस डाली नहीं है। तो इस तरह से जो अंदर फास्फोरस पड़े हुए हैं, जमीन में इनएक्टिव पड़े हुए हैं, उनको क्रैक करके पौधों तक पहुंचता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब हमें फास्फोरस खाद की अवेलेबिलिटी नहीं है तो किस तरह से जमीन के अंदर पड़े हुए इनएक्टिव फास्फोरस को हम एक्टिव बनाते हैं और पौधों तक पहुंचाते हैं। तो इसमें ये पीएसबी सॉल्विंग बैक्टीरिया जो है इसकी मदद से, और दूसरा जो है हमने बताया कि माइकोराइजा की मदद से हम अपने इनएक्टिव फास्फोरस को पौधों तक पहुंचाते हैं। इस तरह जब आपको बिजाई के समय पे फास्फोरस नहीं मिल पा रहा है तो इस तरह से आप पीएसबी बैक्टीरिया, माइकोराइजा और एनपीके कंसोर्टिया होता है उसको मिक्स करके अपनी बिजाई कर लें। और इनके उपयोग से, ये सारे जैव उर्वरक हैं, इनके उपयोग से आपका जो ज़मीन के अंदर पड़ा हुआ इनएक्टिव फास्फोरस है वो क्रैक होके रूट के थ्रू पौधों को मिलेगा और आपकी फसल को फास्फोरस की मात्रा मिलना शुरू हो जाती है। इसके बाद में जब आपकी फसल 20 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की हो गई, मान लो उस टाइम पे आपको डीएपी मिल गया, फास्फेटिक उर्वरक मिल गया, तो उसको हम क्या करेंगे, जब हमें डीएपी बाद में मिल गया 15-20 दिन के बाद, तो उसका हम खेत में स्प्रे करिए। आप खेत में स्प्रे करेंगे, उसके बाद स्प्रे करके फिर पानी डालिए। अब वो पूरा डीएपी नीचे कैसे जाएगा वो हम बता रहे हैं आपको। देखो, जमीन में आपने पहले से भी पीएसबी बैक्टीरिया डाल रखा है, माइकोराइजा डाल रखा है, और ये दोनों जैविक उर्वरक अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि माइकोराइजा जो है वो जो जड़ों को लंबा करेगा, और पीएसबी फास्फोरस सॉल्विंग बैक्टीरिया जो है वो उसको जो इनएक्टिव फास्फोरस है उसके थ्रू वो एक्टिव फास्फोरस को लीच करके नीचे को लाएगा। बाद में जब आपको डीएपी फर्टिलाइजर अवेलेबल हो जाता है सोइंग के बाद, जब आपकी क्रॉप जर्मिनेट कर जाती है, तो हम उसको, अब डीएपी मिल गई तो हम उसे कैसे डालेंगे। देखिए, डीएपी हम डाल देंगे, ऊपर से डाल दिया, उसके बाद पानी दे दिया। डीएपी ऊपर की तरफ पड़ा हुआ है, हम पानी देंगे तो पानी से घुल के वो नीचे की तरफ आएगा। नीचे ऑलरेडी माइकोराइजा और पीएसबी फास्फोरस सॉल्विंग बैक्टीरिया है, वो उस फास्फोरस के इंटेक को नीचे तक और ले जाएगा, क्योंकि माइकोराइजा है, रूट को और बढ़ाएगा, रूट को लंबा कर रहा है, बढ़ा रहा है। और जो बाद में हमने डीएपी डाला है उस फास्फोरस को, नाइट्रोजन तो अपने आप आराम से ले लेता है पौधा, उस फास्फोरस को माइकोराइजा और ये पीएसबी सॉल्विंग बैक्टीरिया के थ्रू जड़ों तक पहुंचता है, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा जो हमने बाद में डीएपी का डाला है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा को पौधे लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और फास्फोरस के इंटेक को बढ़ाते हैं। इस तरह से हम प्रारंभिक अवस्था में जो फास्फोरस की कमियां थी उस कमियों को बाद में हमने फास्फोरस डाला, उस तरह से ये दोनों जैविक उर्वरकों के थ्रू हम उस कमियों को दूर कर लेते हैं और फास्फोरस पौधे को सफिशिएंट मात्रा में मिलने लगता है। तो फास्फोरस की कमी हमारी फसलों में दूर हो जाती है और हमें अच्छा उत्पादन मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। फास्फोरस की कमी हमें दिखाई नहीं देती और हमारी फसल जो है दिन प्रतिदिन अच्छी होने लगती है। इस तरह आप डीएपी के एब्सेंस में या डीएपी को बाद में मिलने की कंडीशन में
आप इस तरह से फास्फोरस को अपनी फसलों में दे सकते हैं, अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं और उत्पादन ले सकते हैं। जय हिंद।